Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. And today we will discuss unit number 10, activity and exercise pattern, and lecture number 1. We have objectives: define mobility, joint mobility, body alignment, and body mechanics. Discuss the benefits of activity and exercise. Identify the principles of gravity that affects balance, and discuss factors affecting mobility, and discuss the effects of immobility on human body. Review anatomy and physiology of muscular system, muscular skeletal system, and characteristics of normal movement. Describe the impact of immobility on physiologic and psychological functioning. Apply nursing process while planning for the client with altered muscular skeletal system. So, what is activity and exercise pattern? Activity refers to a person's routine of exercise, activity, leisure, and recreation. Include activity of daily life that require energy such as dressing, cooking, the type, quality, and quantity of exercise. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पर्सन का जो डेली रूटीन है, डेली पैटर्न है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, उनके जो अपने काम है, ड्रेसिंग है, कुकिंग है, अपने आप को प्रिपेयर करना, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करना, मुख्तलिफ रिक्रिएशन या लीजर एक्टिविटी जिसे हम वॉक कहते हैं, पार्क में जाना, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाना। तो इस एक्टिविटी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट कितनी है हमारी ज़िंदगी में, और हेल्थ का, सेहत का इस पे क्या इम्पेक्ट है। अगर कोई शख्स रेगुलर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर डेली एक्टिविटीज़ करता है, तो उसकी सेहत किस तरह से बेहतर होती है उस शख्स से जिसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। एक्टिविटी हमारे पास कोई भी ऐसा काम है जिसमें एनर्जी लगती है, मोमेंट होता है उस पर्सन का, और जिसके ज़रिए वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी, अपनी डेली लाइफ की चीज़ें, अपनी जितनी भी उसकी ज़रूरियात है, बेसिक नीड है, वो हासिल करता है। अगर हम बॉडी मूवमेंट की बात करें तो स्केलेटल मसल के ज़रिए जो मूवमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी और रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, और उससे हमें हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, तो उसको हम बॉडी मूवमेंट कहते हैं। कुछ की फैक्टर्स हैं हमारे साथ। insufficient physical activity is one of the 10 leading risk factor for that worldwide। मतलब अगर कोई शख्स प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो उसके रिस्क फैक्टर कितने बढ़ जाते हैं? हर 10 में से एक बंदा रिस्क फैक्टर पे है कि वो उसकी मौत वाक़या हो जाए इनएक्टिविटी की वजह से, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। एंड जो इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी है उसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे साथ जो दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र नहीं हो जाती फ्रॉम कपिंग, स्नीजिंग और फ्रॉम टचिंग। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारे साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आते हैं, कैंसर आता है, एंड डायबिटीज़ मेलिटस आता है। Physical activity has significant health benefits and contributes to prevent non-communicable disease. Next हमारे साथ है globally 1 in 4 adults is not enough active, and more than 80% of the world adolescent population is insufficiently physically active। तो ये बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है कि 80% से ज़्यादा एडोलेसेंट जिसकी अभी जवानी स्टार्ट होने वाले हैं, 13 से लेकर 19 एज तक, वो फिजिकली इनएक्टिव है। प्रॉपर जो एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, उसको परफॉर्म नहीं कर रही। तो
उससे बहुत सारे आपने देखा होगा ओबिसिटी विकास हो रही है, यंग एज में डायबिटीज हो रहा है बच्चों को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं 20-25 साल की उम्र में ही। तो क्या वजह है इसकी? प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं करना एंड प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, फास्ट फूड खा लिया और वहां पे घर पे आके टीवी देख लिया। तो उनकी लाइफ में एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। जो इतनी डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो हेल्थी एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे जगह जगह गली गली में आपको जिम फिटनेस क्लब नजर आएंगे और वहाँ पे लोग 24 घंटे ही एक्सरसाइज करते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। Policy to address insufficient physical activity are operational and 56% of WHO member state। मतलब जो पॉलिसी WHO ने बनाई है और सिर्फ 56% जो कंट्रीज है वो फॉलो करते हैं, बाकी जो 44% कंट्रीज है वो उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। WHO member states have agreed to reduce insufficient physical activity by 10% by 2025। जो WHO के साथ अलाइन मेंबर हैं उनके, उन्होंने 2025 के लिए अपना एक गोल क्या अरेंज किया था कि हमने इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी को 10% तक कम कराना है। मतलब उसके लिए पॉलिसीज को फॉलो करना है, फिजिकल एक्सरसाइज पे, एक्टिविटी पे फोकस करना है, ऐसे एड्स चलाने हैं, मास कम्युनिकेशन करनी है, लोगों को उसकी तरफ रागब करना है ताकि वो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आए। सो व्हाट इज फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी हमारे साथ मुख्तलिफ हो सकती है। आप सिंपल जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी इसमें आती है बहुत सारी, जिसकी वजह से आपका सेहत अच्छा हो, आप फिट हो और आप डिजीज से बचे रहें। एक्सरसाइज हमारे साथ क्या है? एक्सरसाइज हमारे साथ एक प्लान स्ट्रक्चर रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट है जिसके साथ हम अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। और बहुत से टाइप है हमारे साथ और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स है एक्सरसाइज से, हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी सेहत अच्छी होती है, आप जो है ना कहीं पर चले जाए गुड फील करते हैं, आपकी स्ट्रेस रिलीव होता है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब हमारे साथ मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटी के टाइप्स है जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज आती हैं, एनारोबिक एक्सरसाइज आती हैं एंड दूसरी जो है स्ट्रेंथिंग एंड एंड्योरेंस एक्टिविटी में हमारे साथ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आता है, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारे साथ क्या है। एरोबिक एक्सरसाइज हमारे साथ सिंपल एक्सरसाइज है जो कि आपकी ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट को बढ़ाती है। इसमें हमारे साथ साइकिलिंग आता है, जॉगिंग आता है, ठीक है, मुख्तलिफ स्विमिंग आता है। ये एरोबिक एक्सरसाइज है। एनारोबिक एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी टिश्यू को एडिक्वेट अमाउंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज लोग कर रहे हैं, स्विमिंग, रनिंग, ब्रेस्ट वॉकिंग, क्रॉस कंट्री स्काइंग। ये सारी चीजें जो है ना एरोबिक एक्सरसाइज में आती हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज वो फिजिकल एक्टिविटी है जो हम जिम में जाके प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं फ्रॉम फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट। इसमें हम मसल बिल्डिंग करते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज के जो एग्जांपल है हमारे साथ है। इसमें लिफ्ट वेटिंग आता है, पुशअप आता है, स्प्रिंटिंग। ये हमारे साथ एनारोबिक एक्सरसाइज है। फिर हमारे साथ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें हम मसल को कंट्रैक्ट करते हैं बट वेरी लिटिल बॉडी मूवमेंट टेक प्लेस। सिर्फ उस मसल पे फोकस हमें हमारी होती है जो जिसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इफ यू डू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस द मसल यू यूज विल बिकम स्ट्रॉन्गर। जिस मसल को आप यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा वो सिर्फ स्ट्रॉन्गर होगा, बाकी मसल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्लैंक्स है, पुशिंग अगेंस्ट ए वॉल, क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, मोटोक्रॉस, ये सारी चीजें जोड़ो रेसलिंग
जिम्नास्टिक, हॉर्स बैक राइडिंग। इस पे आपके स्पेसिफिक मसल टारगेट होते हैं और वो जो है ना बेटर होते हैं। जैसे प्लैंक में हमारे साथ एब्डामिनल मसल बेटर होते हैं, रिसलिंग या जोडो में, जिम्नास्टिक में जिस मसल को आप टारगेट करते हैं वो बेटर होते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में हमारे साथ आप कंट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं मसल के, और फुल रेंज ऑफ मोशन को आप फॉलो करते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज हमारे साथ एक रिपीटेटिव मोशन है जिसमें हम मसल की स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिम में हम जो एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप एक्सरसाइज, पुल अप, चिन अप, लेग प्रेस, बेंच प्रेस, बाइसेप कर्ल, इससे जो है ना आपकी मसल, आप रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं और इससे आपका मसल मास बढ़ता है। उनमें जो है ना एंडोरेंस ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ पे एक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और आपके मसल भी बड़े होते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज हमारे साथ, इसमें हम मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो कांस्टेंट रेट। दीज एक्सरसाइज आर फॉर यूज एज थेरेपी टू रिबिल्ड मसल स्ट्रेंथ आफ्टर ए इंजरी। अगर किसी पेशेंट है उसको इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर हम फिजियोथेरेपी के जरिए उसकी मसल की स्ट्रेंथ है उनको रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वापस अपनी पुरानी हालत पे आ जाए। ये हमारे साथ मुख्तलिफ मशीनें होती हैं, ये हमारे साथ जिम में भी अवेलेबल है, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में भी अवेलेबल है, फिटनेस मशीन है, स्टेशनरी बाइक, बेंच प्रेस मशीन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है एक्टिविटी टॉलरेंस। इट इज़ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और डेली लिविंग एक्टिविटीज एन इंडिविजुअल इज एबल टू परफॉर्म विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। आपकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज हैं, आप इसको विदाउट किसी साइड इफेक्ट से, विदाउट किसी हार्मफुल इफेक्ट से परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम एक्टिविटी टॉलरेंस कहते हैं, मतलब आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। आप रेगुलर आधा घंटा 45 मिनट एक्सरसाइज करें और उसको आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। प्रोग्राम ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज प्रमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा होगा। इट इज़ आल्सो एसेंशियल ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर क्रॉनिक इलनेस। अगर किसी को क्रॉनिक इलनेस है तो एक्सरसाइज, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है ना अच्छी है, ट्रीटमेंट में हेल्प कराती हैं, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है मोबिलिटी। द एबिलिटी टू मूव और परफॉर्म एनी एक्टिविटी, मतलब आप जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें आप मोमेंट शामिल हो, उसको मोबिलिटी कहते हैं। रेंज ऑफ मोशन, आप किसी जॉइंट को फुल रेंज ऑफ मोशन में मोमेंट देते हैं, जो भी पॉसिबल मोमेंट है उसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब एल्बो जॉइंट का कितना रेंज ऑफ मोशन है पॉसिबल, नी जॉइंट का कितना है, ठीक है। एंड जॉइंट मोबिलिटी is defined as the degree to which an articulation can move before being restricted by surrounding tissue। मतलब किस हद तक आप एक जॉइंट को मूव करा सकते हैं, इसको हम जॉइंट मोबिलिटी कहते हैं। स्ट्रेंथ कितना है, मसल कितना आपको सपोर्ट देते हैं कि आप इस जॉइंट को मूवमेंट दे दें। बॉडी अलाइनमेंट, पेन, एक पार्ट बॉडी का दूसरी पार्ट के साथ इस तरह से अरेंज होना ताकि आपका बॉडी का प्रॉपर एक अच्छा शेप बने, सो हम बॉडी अलाइनमेंट कहते हैं। बॉडी अलाइनमेंट रिफर टू हाउ द हेड, शोल्डर्स, स्पाइन, हिप्स, नीज एंड एंकल रिलेट एंड लाइन अप विद ईच अदर। किस तरह से आपके बॉडी के मुख्तलिफ जो आर्गन है, पार्ट्स हैं, वो रिलेट करते हैं, लाइन अप है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शख्स कला है, वुमेन कली है, किस तरह से उनकी बॉडी अलाइनमेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। बॉडी मैकेनिक्स, efficient, coordinated, and safe use of body to produce motion and maintain balance during activity। बॉडी मैकेनिक्स, अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई वजन उठाना चाहते हैं, तो उसमें आप जो सेफ एंड कोऑर्डिनेटेड बॉडी को मूवमेंट देते हैं, मोशन देते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं एक्टिविटी के दौरान, ताकि आपको इंजरी ना हो जाए, नुकसान ना पहुंच जाए और आपको प्रॉपर एक्टिविटीज परफॉर्म भी करे। तो उसमें क्या हमारे साथ
ज़रूरी है, बॉडी अलाइनमेंट ज़रूरी है, आपका पोस्चर किस तरह से होना चाहिए, बैलेंस ज़रूरी है, एंड सारी जो बॉडी ऑर्गन है उसकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ज़रूरी है ताकि आपको इंजरी से बचाया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मूवमेंट, अगर आप कोई लोड उठाना चाहते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल है या आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। पहले तो आप लोड को असेस करें कि आया मैं उसको लिफ्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ वर्क रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी, जिस तरफ आप वर्क को उसकी तरफ आपका डायरेक्शन होना चाहिए ताकि इंजरी के चांसेस कम से कम हो। कीप बैक स्ट्रेट एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू द बॉडी, अपने बैक को स्ट्रेट करना है और उस ऑब्जेक्ट को जो है ना बॉडी के साथ क्लोज करना है ताकि एनर्जी कम से कम जाया हो। डोंट ट्विस्ट एंड पुश और पुल रेदर देन लिफ्ट, अपने पुश करना है या पुल करना है चीज़ों को रेदर देन लिफ्ट ताकि आपको इंजरी कम से कम हो। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं हमारे साथ जो कि बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है उस पर्सन की, आया उसकी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो पूरी हो गई है या नहीं। फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, पर्सनल वैल्यू, एटीट्यूड एंड मुख्तलिफ अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। अब हमारे साथ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या क्या हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो जितने भी बॉडी सिस्टम हैं वो सारे सिस्टम उससे बेनिफिट लेते हैं। इंटीग्रिमेटरी सिस्टम जो हमारा स्किन है वो बेटर होता है, ठीक है। प्रेशर अल्सर से आप बचते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट की जो मसल है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। हार्ट जो है ना प्रॉपर इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है उसमें। जो जीआई सिस्टम है हमारे साथ, आपका एपिटाइट, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन बेटर होता है। मस्कुलर सिस्टम में आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है, बोन डेंसिटी बढ़ती है। साइको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे साथ नर्वस सिस्टम है वो बेटर होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक सिस्टम, आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो बढ़ जाता है। और आपके जो पेट्स है वो भी जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, एंड यूरिनरी सिस्टम आपका बेटर होता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, एक्सरसाइज के बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है जो पेन के केमिकल है मैसेज है उसको ब्लॉक करता है, आप इजी फील करते हैं। People who exercise regularly are like to be more self confident and focused, आप में कॉन्फिडेंट आ जाता है, फोकस होते हैं आप किसी काम पे, ठीक है। एंड आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होता है। सोशल बेनिफिट बहुत सारे हैं, आप इंटरेक्शन करते हैं, फन करते हैं, मतलब दोस्तों के साथ बॉन्ड आपका, फैमिली के साथ बॉन्ड बेटर होता है। और आप अगर किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं, जिम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आप न्यू रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। एपेक्स ऑफ मोबिलिटी हमारे साथ क्या क्या है। इंटीग्रेटरी सिस्टम, इसको हमने अभी डिस्कस भी किया कि मोबिलिटी के क्या क्या, अगर आप एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करते तो आपको कौन कौन से इमोबिलिटी के इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इंटीग्रेटरी सिस्टम अगर हम देखें, स्किन का जो टर्गर है वो रिड्यूस होगा, स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हार्ट पे वर्कलोड है वो इंक्रीज होगा, एडिमा हो सकता है। जीआई सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपकी जो मसल स्ट्रेन है वो कम हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपके जो बोन है उनमें डैमेजेस आ जाती हैं। आपका जो साइको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, सेल्फ स्टीम आपका कम हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो आपकी लंग्स की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, निमोनिया हो सकता है, एटेलेक्टासिस हो सकता है। एंड मेटाबॉलिक सिस्टम में आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, आपको भूख कम लग सकता है।
यूरिनरी सिस्टम में आपको रीनल कैलकुली हो सकता है, यूरिनरी स्टेटस हो सकता है, मतलब यूरिन होल्ड करना ज़्यादा टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं हमारे साथ इमोबिलिटी के। नेक्स्ट हमारे साथ है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें हम 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले तो आप असेसमेंट करते हैं, आया उस पेशेंट की डेली लाइफ एक्टिविटी वो बहुत कर सकता है, एक्सरसाइज करता है या नहीं, मसल टोन कैसी है, मसल मास कैसी है। फिर डायग्नोसिस में आप जो है ना मतलब डायग्नोज बनाते हैं, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी है, सेल्फ केयर डिफिशिएंट है, किस वजह से है, तो यह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाते हैं उसकी नीड के मुताबिक। फिर उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पोजीशन कैसी देनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए इफेक्टिव है। एंड देन आप लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं कि आया मैंने जो प्लान बनाया था वो इफेक्टिव था या नहीं। तो ये था हमारे साथ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।